हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस ट्रेडिशन पे। तो दोस्तों, आज आप सभी का स्वागत है इस लेक्चर जो कि यूनिट एंड डायमेंशन का 8वां लेक्चर है। इसमें हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन के बारे में, जिसमें कि आज हमारा ये 3rd पॉइंट के ऊपर लेक्चर है। इससे पहले 2 पॉइंट जो मैंने आपको टोटल 3 पॉइंट मैंने आपको एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन में लिखवाए थे, जिनमें मैं 2 पॉइंट को ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। आज मैं उसका लास्ट पॉइंट यानी 3rd पॉइंट को डिस्कस करने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आपका एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन का ये 3rd पॉइंट से संबंधित आज का ये वीडियो। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैंने आपको एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन यानी कि वीमा के प्रयोग में मैंने आपको 3 पॉइंट लिखवाए थे, जिसमें से आपका ये जो 3rd पॉइंट है विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, क्या लिखा हुआ है, विमीय समघाता के सिद्धांत से यानी कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। ये विमीय समघाता के सिद्धांत को इंग्लिश में ये कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन की सहायता से विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित किया जा सकता है। तो ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको बताया था कि 3rd पॉइंट में कि विभिन्न भौतिक राशियों के बीच हम लोग वीमा के प्रयोग से संबंध स्थापित कर सकते हैं। और मैंने इससे पहले 2 पॉइंट में बताया था, जिसमें मैंने पहले पॉइंट में आप लोगों को लिखवाया था कि वीमा के प्रयोग से हम लोग यानी विमीय समघाता के सिद्धांत की सहायता से हम लोग किसी भी भौतिक समीकरण की सत्यता की जांच कर सकते हैं। और 2nd पॉइंट में मैंने आपको लिखवाया था कि वीमा के उपयोग करके हम किसी भौतिक राशि के परिमाण को मात्रा की एक पद्धति से दूसरे पद्धति में किस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं, और उन सब के ऊपर मैंने आपको न्यूमेरिकल्स भी करवाए थे। तो उसी प्रकार से आज हम लोग ये 3rd पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें एग्जांपल मैं आपका फर्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से है। किसी वस्तु पर क्रियाशील बल को चूँकि फोर्स कहा जाता है इंग्लिश में, इसलिए इसको मैंने F से सूचित किया है, का मान वस्तु के द्रव्यमान यानी m, वेग वेलोसिटी v एवं वृत्तीय पथ की त्रिज्या r पर निर्भर करता है। तो वीमा की विधि से इनमें संबंध स्थापित करें। तो आइए दोस्तों, देखते हैं किस प्रकार से हम लोग बड़े ही आसानी से इन विभिन्न भौतिक राशियों के बीच में संबंध स्थापित कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों, देखते हैं। दोस्तों, लिखा गया है कि ये जो बल है आपका क्रियाशील बल यानी कि F लिखेंगे वह सॉल्यूशन में, वस्तु पर F m v एवं किस पर r के बीच संबंध को इस प्रकार लिखा जा सकता है। देखिए, वस्तु पर क्रियाशील बल F जो है, वस्तु का द्रव्यमान जो m, वेग v और वृत्तीय पथ की जो त्रिज्या r है, इन सब के बीच में संबंध को कुछ इस प्रकार से लिखा जा सकता है कि ये जो फोर्स है ये आपका डिपेंड कर रहा है किस पर, तो मास पर, वेलोसिटी पर, और आपका जो ये वृत्तीय पथ की त्रिज्या है उस पर डिपेंड कर रहा है। तो ये जो डिपेंड कर रहा है दोस्तों, तो ये किस प्रकार से डिपेंड कर रहा है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन ये जो फोर्स है ये इन तीनों पर डिपेंड कर रहा है, ये तो आपको सवाल में दिया गया है। तो ये जो है हम लोग लिख सकते हैं कि फोर्स यानी कि बल समानुपाती होगा mv/r के। अब ये किस प्रकार से समानुपाती होगा, या अब इस पर पावर क्या आएंगे वो हमें नहीं पता। तो हम लोग इस पर क्या करेंगे, हमको इसका पावर मान लेंगे a, इस पर पावर मान लेंगे b और इस पर पावर मान लेंगे c को। ठीक है, यानी कि ये जो फोर्स है समानुपाती है, यानी कि इस पर डिपेंड कर रहा है किस पर, m, v और r पर। और ये जो पावर्स हैं इन पर a, b और c हम लोगों ने मान लिया है ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन में ये जो आपका समानुपाती का जो चिन्ह है, इसको जब हम लोग हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट को लिया जाता है। ये रूल होता है कि जब भी आप
समानुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को जब आप हटाते हैं, उसके स्थान पर जब इक्वल का साइन जब आप लेके आते हैं तो उसके बाद वहाँ पर एक कांस्टेंट को लिया जाता है। उसके बाद आपका जो एम वी और आर, इन सबको हम लोग एज इट इज़ लिख देंगे और इसको हम लोग बोल देंगे इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1। और यहाँ पर लिख देंगे जहाँ ये जो के आप देख रहे हैं, के क्या है आपका विमाहीन नियतांक है। विमाहीन नियतांक को हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे डायमेंशन लेस कांस्टेंट। के क्या है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, यानी कि विमाहीन नियतांक है। ठीक है। और आपका ए बी और ये जो सी आप देख पा रहे हैं, ये सभी क्या है, ये सभी इनके ऊपर पावर्स जो हम लोगों ने माना है। तो ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग जो इसके आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे, ये जो फोर्स है, आइए हम लोग देखते हैं। एफ, इसका हम लोग डायमेंशन लिखेंगे। ये जो आप देख रहे हैं, इसका डायमेंशन लिखेंगे फोर्स का। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है आपको मैंने बताया हुआ है, mL/T⁻²। उसके बाद के आपका डायमेंशन लेस है, इसका मतलब इसका कोई डायमेंशन नहीं आएगा। ये मास का डायमेंशन होगा, मास का डायमेंशन क्या होगा m, इस पर पावर हो गया a। उसके बाद आप ये जो v है, v क्या है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं आपका सवाल में दिया गया ये वेग है। तो वेग है अगर v, तो इसका डायमेंशन क्या होगा L/T-1, इस पर पावर हो जाएगा b। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या है, ये है आपका वृत्तीय पथ की त्रिज्या है आपका जो, तो ये क्या होता है, एक तरह का डिस्टेंस ही तो है। ये मान लीजिए आपका सर्किल है, इसका यही तो रेडियस है ये, तो ये यहाँ से यहाँ तक को जो केंद्र है, केंद्र से लेकर ये परिधि तक के, परिधि के किसी बिंदु के बीच की दूरी को तो त्रिज्या कहा जाता है। तो ये जो क्या है, ये दूरी है, तो त्रिज्या का जो डायमेंशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा L, और इस पर पावर हो जाएगा C। इसके आगे हम लोग mL/T⁻²। उसके बाद देखिए मास, m पर पावर क्या हो जाएगा A। ठीक है। ये जो L है, L पर पावर क्या होगा, यहाँ देख सकते हैं ये पावर होल भी है, इसका मतलब L पर पावर B और T पर पावर -B। उसके बाद इस वाले L पर पावर हो जाएगा C। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो mL/T⁻², और ये हो जाएगा m⁴A, और सभी डायमेंशन को एक साथ लिख देते हैं। L पर पावर क्या होगा, देख सकते हैं यहाँ पर L पर पावर B है और L पर पावर C है, दोनों मल्टीप्लाई में है, तो पावर क्या हो जाएगा B+C। उसके बाद देखिए T पर पावर क्या होगा -B। ओके, आप देख पा रहे हैं इधर डायमेंशन ये है और इधर का डायमेंशन इस प्रकार से हम लोगों ने लिखा। अब इसको बोलेंगे अकॉर्डिंग टू होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। ठीक है, यानी कि इसको हिंदी में कहेंगे विमीय समघातता। विमीय समघातता के सिद्धांत के अनुसार, अकॉर्डिंग मतलब होता है अनुसार, होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन का मतलब क्या हुआ, विमीय समघातता का सिद्धांत। ठीक है, तो इसके अनुसार हम लोग क्या लिख सकेंगे, जिसके अनुसार हम लोग ये कहते हैं विमीय समघातता का सिद्धांत पहले कहता है क्या है, विमीय समघातता का सिद्धांत ये कहता है किसी भी भौतिक समीकरण में, ठीक है, प्रत्येक पद की विमा समान होती है। तो ये देख सकते हैं आपका इस साइड में ये इतना इक्वल टू इतना है, इसका मतलब इसमें आप देख सकते हैं जब ये और ये दोनों सेम है, इसका मतलब दोनों एक ही राशि रही होगी, एक ही भौतिक, दोनों ही भौतिक राशि की जो प्रकृति होगी वो सेम प्रकार का होगा। इसका मतलब ये होगा इस साइड में जो ये मास है इसका डायमेंशन अगर 1 है तो इस साइड में भी जो होगा मास का डायमेंशन 1 होगा। यहाँ पे अगर L लेंथ है, इसका डायमेंशन अगर 1 है तो इधर में B+C है तो ये B+C भी 1 के भी इक्वल होगा। और T⁻ यहाँ पर -2 है, यहाँ पर देख रहे हैं आपका -B है, इसका मतलब ये -B की वैल्यू जो है ये -2 के बराबर होगी।
यानी कि हमको इस साइड के डायमेंशन को उस साइड के डायमेंशन से सेम करना है, यही कहता है हमारा होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। तो आइए देखते हैं। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें मिला a = 1, ठीक है, हमें क्या मिला है ना, a = 1 मिला। एंड आप देख सकते हैं l⁻1 है और यहाँ पर b + c है, इसका मतलब यहाँ से आप कह सकते हैं कि b + c = 1। और यहाँ से देख सकते हैं आप, है ना, ये देख सकते हैं आप -b, ठीक है, -b = -2, है ना, इसलिए यहाँ से आप देख सकते हैं b = क्या आ गया 2। यहाँ से आपका b = 2 आ गया, a = 1 है। यहाँ देखिए b + c = 1 है, b की वैल्यू क्या है 2, यहाँ रखिए 2 + c = 1, तो c = हो जाएगा 1 - 2, ये वाला 2 उधर जाएगा, है ना। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं c = -1। देखिए a की वैल्यू 1 आ गई, c की वैल्यू -1 आ गई और b की वैल्यू 2 है। तो इन सभी का वैल्यू a, b एवं c का मान हम लोग रख देंगे समीकरण फर्स्ट में। इंग्लिश वाले लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में जब हम लोग रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें ये मिलेगा, आप देख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट क्या लिखा गया है। इक्वेशन फर्स्ट है आपका f = k × m⁴ a। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1, और उसके बाद देखिए v⁴ b, तो यहाँ v की जो पावर है b है, तो b की वैल्यू कितनी है 2, और इंटू r⁴ यहाँ पर क्या है आपका c, और c की वैल्यू आई कितनी है -1। तो इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं f = k × m⁴ है उसको लिखना ज़रूरी नहीं है, v², और r⁴ जो -1 है इसको जब आप नीचे भेजिएगा तो r⁴ हो जाएगा। यानी कि आपका जो f आया, इन सभी के बीच में आप देख सकते हैं रिलेशन कुछ इस प्रकार से आ गया। ये जो आपका जो फोर्स है ये डिपेंड कर रहा है mv²/r पर। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कितने आसानी से हम लोगों ने इसको मतलब कि क्लियर किया इस क्वेश्चन को। देख सकते हैं ये क्रियाशील बल, आपका मास, वेग और वृत्तीय पथ की त्रिज्या, इन सभी के बीच में हम लोगों ने ये रिलेशन को निकाला। किसकी मदद से निकाला, तो आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, यानी विमीय समघाता के सिद्धांत के अनुसार हम लोगों ने इसको इधर का डायमेंशन और इधर के डायमेंशन को सेम किया और वहाँ से a, b, c की वैल्यू निकाली, और उन a, b, c की वैल्यू को सीधा सीधा हमने इक्वेशन 1 में पुट किया और हमें रिजल्ट मिल गया। तो देखिए दोस्तों काफ़ी इजी है, आप इसको नोट कर लीजिए। आइए अब हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों यह हम लोगों ने सेकेंड एग्जाम्पल लिया है, तो आइए देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल को किस प्रकार से सॉल्व करना है। कि किसी सरल लोलक का आवर्तकाल, यानी कि आवर्तकाल को इंग्लिश में बोला जाता है टाइम पीरियड, ठीक है। किसी सरल लोलक का आवर्तकाल, लोलक की लंबाई l, गोलक का द्रव्यमान m एवं गुरुत्वीय त्वरण g के बीच संबंध स्थापित करें। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये लोलक, गोलक, ये सब क्या क्या है। तो होता है क्या है दोस्तों, ये जो लोलक होता है इसको आप, ये कुछ इस प्रकार से होता है। इसको आपने कई बार वो जो दीवार घड़ी होता है उसमें भी आपने देखा होगा, घरों में जो घड़ी लगी रहती है उनके नीचे में भी वो इस तरह का कुछ रहता है ऑब्जेक्ट, और ये इस प्रकार से ऐसे ऐसे मूव कर रहा होता है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा। इसका एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, एक झूला जो हम लोग देखे होंगे वो भी एक इस तरह का एग्जांपल है। तो मान लीजिए एक धागे के सहारे एक ये गोल वाला जो ये ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं इसको लटका दिया गया है। इसका मास m है और ये जो धागा है इसका जो लेंथ है वो कितना है l है, और इसको एक रिजिड बॉडी के सहारे इस प्रकार से लटका दिया गया है। और इसको जो ये जो है, ये जो गोल वाला जो आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट, इसको बोला जाता है बॉब, इसी को हिंदी में कहते हैं गोलक, ओके। और ये जो देख रहे हैं धागा, ठीक है, ये इसकी हो गई लोलक की लंबाई, ये जो आप एल देख रहे हैं ये लोलक की लंबाई है, ओके। उसके बाद होता है क्या दोस्तों, जब इसको आप फ्रीली छोड़ दीजिएगा, जब ये मूव नहीं कर रहा होगा, जब ये स्थिर होगा, उस टाइम ये जो जिस पोजीशन पर रहता है उसको बोला जाता है मीन पोजीशन,
ये मीन पोजीशन पे रहता है। आप इसको इधर की ओर खींच कर, मान लीजिए यहाँ तक आपने इसको ये कर दिया, खींच के डिस्प्लेस किया। उसके बाद जब आप इसको छोड़िएगा तो ये कुछ इस प्रकार से यहाँ जाएगा, ठीक है, ये यहाँ आएगा और यहाँ से फिर वापस यहाँ जाएगा, ठीक है। तो होता क्या है दोस्तों, ये जो आपका मीन पोजीशन है, ठीक है, मीन पोजीशन से इधर आया, इधर से फिर डायरेक्ट यहाँ मीन पोजीशन पे आया, मीन पोजीशन से फिर इधर गया, यहाँ से फिर वापस मीन पोजीशन आया। आप देख सकते हैं ये आपका मीन पोजीशन है, ये आपका इधर वाला ये लेफ़्ट हो गया, इधर आपका राइट हो गया। सबसे पहले मीन पोजीशन से स्टार्ट किया, ये आया लेफ़्ट, लेफ़्ट से गया मीन पोजीशन होते हुए गया राइट, और राइट से फिर आया आपका मीन पोजीशन पे। तो ये इस प्रकार से कुछ बार बार इस प्रकार से ये मूव कर रहा होता है, ये इधर ऐसे ऐसे करता है ना। तो ये आपको मीन पोजीशन से लेफ़्ट, लेफ़्ट से फिर मीन पोजीशन होते हुए राइट, फिर मीन पोजीशन, ये इस प्रकार से ऐसे ऐसे मूव कर रहा होता है। और ये जो कुछ टाइम में, जैसे कि आपका यहाँ मीन पोजीशन से स्टार्ट किया, टी टाइम के बाद ये वापस आएगा, फिर ये यहाँ से स्टार्ट कर, फिर कुछ समय के बाद ये वापस आएगा। तो इस प्रकार का बार बार कोई भी गतिशील ऑब्जेक्ट जब कुछ समय अंतराल में, कुछ टाइम के बाद में बार बार वो अपने पाथ को रिट्रेस करे, यानी बार बार अपने ही उसी रास्ते को दोहराए, तो वैसी गति कर रहे ऑब्जेक्ट को जो वैसी गति होती है उसको हम लोग कहते हैं आवर्त गति। और इस गति के अंतर्गत ये जो पूरा एक साइकिल है, यानी मीन पोजीशन से स्टार्ट किया लेफ्ट होते हुए, यहाँ से आते हुए फिर वापस अगर मीन पोजीशन पे आ गया, इसको बोला जाता है एक साइकिल, यानी कि एक चक्र पूरा हुआ। एक साइकिल पूरा करने में जो टाइम लगता है ना दोस्तों, उसे ही हम लोग कहते हैं टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड को ही इंग्लिश में कहा जाता है आवर्तकाल। ये जो आवर्तकाल है इसको इंग्लिश में कहा जाता है टाइम पीरियड। आवर्तकाल को इंग्लिश में कहा जाता है टाइम पीरियड, ठीक है। टाइम पीरियड क्या हुआ आप लोग समझ गए होंगे। एक साइकिल सरल आवर्त गति में गतिशील किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा एक साइकिल को पूरा करने में जो टाइम लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। बॉब, इसे गोलक कहा जाता है, ये सभी आपको पता चल गया। तो आइए दोस्तों इन सब के बीच में संबंध स्थापित करते हैं विमा के उपयोग से, तो देखते हैं कैसे होता है। तो ये जो आपका आवर्तकाल है टी, ठीक है, आवर्तकाल टी, और इन सब के बीच में संबंध स्थापित करना है। तो ये आपका टी हो गया आवर्तकाल। ये आपका किस पर निर्भर कर रहा है, तो आपका निर्भर कर रहा है किस पर, एल पर, एम और गुरुत्वीय त्वरण जी, इन तीन चीज़ पर ये डिपेंड कर रहा है। तो ठीक है, इसके बाद हम लोग ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपाती का साइन इसको हटाएंगे, इक्वल लाएंगे, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा के, ठीक है, और एल, एम और ये जी, ये किस प्रकार से डिपेंड कर रहा है हमें नहीं पता। इस पर पावर ले लेंगे ए, बी और ये सी, ए, बी, सी, इसको दे देंगे समीकरण 1 नाम, ठीक है। और जहाँ आप जो ये जो के देख रहे हैं, जहाँ के एक विमाहीन नियतांक है, इंग्लिश में अगर लिखें वेयर के इज डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, ठीक है। क्या लिखेंगे, वेयर के इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट, ठीक है। के क्या है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। तो आइए देखते हैं इसके आगे हम लोग क्या करेंगे। ये जो आपका आवर्तकाल है दोस्तों, आवर्तकाल क्या है, तो किसी आवर्त गति में वस्तु के द्वारा एक साइकिल पूरा करने में जो टाइम लगता है उसे हम लोग आवर्तकाल कहते हैं। तो ये है आपका टाइम, तो टाइम का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, कैपिटल टी। अब इधर आइए, के तो डायमेंशन लेस है, इसका तो चलो कोई डायमेंशन ही नहीं होगा। ये जो एल है, एल क्या है, ये इसकी लंबाई है, तो लंबाई का क्या होगा डायमेंशन, ये होगा एल, पावर इस पर ए है। चलिए, उसके बाद ये जो मास है, ये गोल, ये जो आप बॉब देख रहे हैं, बॉब का मास एम है, इसका डायमेंशन क्या होगा एम। उसके बाद देख सकते हैं जी, जी आपका होता है गुरुत्वीय त्वरण, उसका डायमेंशन होता है एल टी माइनस 2, और इस पर पावर हो गया सी। तो आइए फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एल टू दी पावर ए, एम टू दी पावर बी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल टू दी पावर सी और टी टू दी पावर माइनस 2c। उसके बाद सभी को सिंप्लीफाई कर देते हैं। सबसे पहले m वाले को लिखते हैं m टू दी पावर b, उसके बाद l को देखिए, l टू दी पावर a और ये c, तो क्या हो जाएगा a प्लस c। चलिए, उसके बाद t टू दी पावर क्या हो जाएगा, t टू दी पावर होगा माइनस
2c ये हुआ। और इस साइड में आपका क्या है, इस साइड में आपका t। अच्छा एक सेकेंड, इधर में जो आपका t है, क्या इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं m टू द पावर 0, l टू द पावर 0 और t टू द पावर 1। ठीक है, होता क्या है, ये t का मतलब ये हुआ कि इसका जो डायमेंशन है वो m के रेस्पेक्ट में 0 है, l के रेस्पेक्ट में 0 है और t के रेस्पेक्ट में 1 है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं m के रेस्पेक्ट में डायमेंशन इसका b है, l के रेस्पेक्ट में a प्लस c है और t के रेस्पेक्ट में आपका -2c है। तो अब हम लोग यहाँ पर लगा देंगे आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। तो इसके आगे हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन वी गेट। इसका मतलब ये हुआ कि विमीय समघातता के सिद्धांत के अनुसार, हम लोग बोल सकते हैं कि m के रेस्पेक्ट में जो इधर डायमेंशन है, इधर में आप देखिए b है, m के रेस्पेक्ट में b है और इस साइड में आप देख सकते हैं कितना है, m के रेस्पेक्ट में डायमेंशन 0 है। इसका मतलब b की वैल्यू क्या आ गई, 0। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं l के रेस्पेक्ट में इधर में a प्लस c है, l के रेस्पेक्ट में a प्लस सी है और इधर कितना है, 0। तो a प्लस सी की वैल्यू हो गई 0। उसके बाद थर्ड पॉइंट देख सकते हैं, t के रेस्पेक्ट में इधर में है आपका -2c और इधर क्या है आपका 1। तो -2c इक्वल टू 1 हो गया। तो इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, c इक्वल टू हो जाएगा 1/2 माइनस के साथ, -1/2। यहाँ पे अब c की वैल्यू पुट कर देंगे तो a प्लस -½ इक्वल 0। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस के साथ ½ ठीक है, ए की वैल्यू ½ आ गया, सी की वैल्यू -½ और बी की वैल्यू 0। अब क्या करेंगे हम लोग, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन फर्स्ट। जब इक्वेशन 1 में यानी कि ए बी एवं सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब हम इसका ए बी सी का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें। सबसे पहले आप देखिए कि समीकरण 1 क्या है। समीकरण 1 है t इक्वल टू k इंटू एल टू द पावर a m टू द पावर b और g टू द पावर c। यही है आपका इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1। चलिए इसमें रखते हैं हम लोग वैल्यू t, k इंटू एल की पावर कितना है a की वैल्यू कितनी है 1/2। उसके बाद देखिए m, b की वैल्यू कितनी है 0, तो m टू द पावर हो गया 0। उसके बाद देखिए g टू द पावर -½ ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। अब देखिए दोस्तों t इक्वल टू देखिए क्या होगा, ये हो गया इधर k, l टू द पावर ½ है तो यहाँ पे लिख दिया l की पावर ½ और g टू द पावर -½ है, इसको नीचे जब लेंगे तो g की पावर क्या हो जाएगा +½ यहाँ तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। चलिए इसके आगे देखते हैं k इंटू, अब आपको पता होगा x टू द पावर ½ x टू द पावर अगर 1/2 है तो इसको आप लिख सकते हैं √x। ठीक है, अगर x की पावर ½ है इसको आप √x लिख सकते हैं। उसी प्रकार से l टू द पावर ½ है इसको भी आप क्या लिख सकते हैं √l। g टू द पावर ½ है इसका मतलब इसको भी आप क्या लिख सकते हैं √g। ठीक है, ये हो गया। और एक बात, a टू द पावर अगर x हो और b टू द पावर x हो, इसको आप a/b टू द पावर होल x इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, ये सारी बातें बेसिक्स हैं, ये आपको पहले से भी पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ये जो है आपको, आप इसे क्या लिख सकते हैं l/g टू द पावर 1/2। इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं k इंटू √l/g। ये आ गया आपका t की वैल्यू। ठीक है, t इक्वल टू k इंटू √l/g। उसके बाद एक इसमें थोड़ा सा लिखिए आगे, लिखिएगा जहाँ k बराबर 2π होता है।
ठीक है। के का जो वैल्यू होता है यहाँ पर 2 पाई होता है, तो के का मान जब हम लोग 2 पाई रखेंगे तो हो जाएगा टी इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल अपॉन जी। यही होता है आपका फॉर्मूला, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसे आप याद रखिएगा। सरल लोलक का आवर्तकाल बराबर होता है 2 पाई रूट अंडर एल अपॉन में जी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ये आपका फॉर्मूला निकल के आया है, इसको आप याद रखिएगा। और ये जो मैंने आपको बताया किस प्रकार से भौतिक राशियों के बीच में संबंध स्थापित किया जाता है, तो ये काफ़ी इजी है। इसे आप अगर आपको एक बार में समझ में ना आए तो इस वीडियो को फिर से एक बार देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को दोबारा देखिएगा तो डेफिनेटली ये समझ में आएगा। काफ़ी इजी है और इसको आप समझने का प्रयास कीजिएगा, आपको ज़रूर समझ में आएगा। अगर आपको फिर भी किसी तरह का दिक्कत होता है तो आप कमेंट में आके आप हमसे सवाल पूछिएगा कि क्या आपको क्या प्रॉब्लम हुआ, तो हम उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आपको अवश्य उपलब्ध करवाएंगे। तो आपको ये मेरा प्रयास कैसा लगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक करें इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर करें। और इस वीडियो को वैसे स्टूडेंट को भी शेयर करें जो कि किसी न किसी प्रॉब्लम की वजह से वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनको प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप इसे शेयर करके उस दोस्तों की आप हेल्प करने में आप भी अपना सहयोग दें। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। एक इन सब को जो मैंने आपको अब तक में पढ़ाए हैं थ्योरी, इन सब का न्यूमेरिकल का एक वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें कि हम लोग न्यूमेरिकल्स को देखेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि एग्ज़ाम में आपको थ्योरी जितनी इंपॉर्टेंट है उससे भी कई ज़्यादा आपका न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना आना चाहिए। क्योंकि आपका जो बिहार बोर्ड या फिर झारखंड बोर्ड स्टेट लेवल का जो भी आपका 11th-12th का एग्ज़ाम होता है, उसके बाद अगर आप किसी भी सेक्टर में इंजीनियरिंग सेक्टर में जाते हैं तो वहाँ पर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। थ्योरी आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स पूछा जाएगा। तो आपको न्यूमेरिकल्स में आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए और इसमें मैं आपका सहयोग करूँगा। आप हमारे साथ बने रहिए और हमसे जुड़े रहें और न्यूमेरिकल्स और थ्योरी सभी को हम लोग साथ साथ कवर करेंगे और न्यूमेरिकल पे विशेष ध्यान रखेंगे। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।